सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें कार्बन और साथ में हाइड्रेट्स यानी वाटर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो टाइप्स हैं, अगर हम टाइप्स के हवाले से, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स के हवाले से है, तो देखो इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट आप लोगों को पता है मोनोसेक्राइड है, फिर डाइसेक्राइड, फिर ट्राइसेक्राइड। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि मोनोसेक्राइड से। अब आपको पता है मोनोसेक्राइड, मोनो का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि सिंगल, और सेक्राइड का क्या मतलब होता है कि शुगर। सेक्राइड वर्ड एक ग्रीक वर्ड सेक्रॉन से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? शुगर। तो मोनो का मतलब क्या हुआ? एक। सेक्राइड का मतलब क्या है? शुगर, एक शुगर मॉलिक्यूल। या फिर आप फर्दर आप अगर दूसरे टाइप्स की बात करें, डाई सेक्राइड। डाई का मतलब क्या होता है? टू। सेक्राइड का मतलब क्या होता है? शुगर, दो शुगर मॉलिक्यूल। अब इसी तरीके से पॉलीसेक्राइड की अगर आप बात कर ले, तो पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। और सेक्राइड का मतलब क्या होता है? शुगर मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? पॉलीसेक्राइड्स। ओके, तो मोनोसेक्राइड इसके जो नेम है उससे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट है और उसका एक सिंगल यूनिट है, सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल जो ना शुगर मॉलिक्यूल है। ओके, तो अब ये आपको पता है ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब ये बने किस चीज़ के होते हैं? ये आपने कार्बोहाइड्रेट की शायद डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो उसमें क्या था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का क्या मतलब होता है? देखिए, फर्स्ट तो आप लोगों को ये वर्ड मेंशन हो रहा है एल्डिहाइड, मतलब ये कि जो मॉलिक्यूल होंगे उनमें कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होगा। या फिर क्या होगा कि उसमें कौन सा ग्रुप होगा? कीटोनिक ग्रुप होगा। ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स या तो कीटोनिक होते हैं या एल्डिहाइडिक होते हैं, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ओके, अगर यहाँ पे इमेज में आप देखना चाहते हैं तो ये देखें, ये जो ये ग्रुप है, ये कौन सा है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये कौन सा है? एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ठीक है, अब दूसरे तरफ इस साइड पे ये इमेज देख लें, यहाँ पे ये H को निकाल दें, H ऐसे आया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो ये ग्रुप है, ये कौन सा है? ये कीटोनिक ग्रुप है। तो फर्स्ट चीज तो आपका क्लियर हो गया कि भाई जो मोनोसेक्राइड है उसमें एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होगा, जो मैंने आपको वाजे कर दिया। और साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है कि भाई बहुत सारे कार्बन होंगे, उन कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल, ये देखें। तो जो फर्स्ट तो कार्बन पे क्या मौजूद होगा? कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होगा, दिस इज नेसेसरी। अब उसके बाद उसके ऊपर क्या मौजूद होंगे? OH ग्रुप मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है, और उसके साथ एल्डिहाइडिक या मतलब कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है, और उसके साथ क्या मौजूद होगा? बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। ओके, ये इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, इसको हमने क्लियर कर लिया। अब उसके बाद इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CH2O होल एन। आप इसे ऐसे लिखना चाहें तो आपकी मर्जी, अगर आप लिखना चाहते हैं मतलब ये जो एन है इसको इनर साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, CnH2nOn। अगर ये फार्मूला लिखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। अब इसमें जो एन है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, आप उससे क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर मैं लेट कंसिडर करता हूँ कि एन जो है ना इक्वल है 3 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C3। यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा? 3। और यहाँ पे 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6, एंड O कितना हो जाएगा? 3। तो ये क्या बनेगा? C3H6O3। तो ये एक ट्राइओस मॉलिक्यूल बन जाता है कि आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इसका जो जनरल फार्मूला है वो CH2O होल एन यहाँ पे क्या मेंशन करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उससे आप जब अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उससे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल मिलते जाएंगे। अब मोनोसेक्राइड में नंबर ऑफ कार्बन यानी कितने पॉसिबल है? मोनोसेक्राइड में जो नंबर ऑफ कार्बन पॉसिबल है वो 3 से 7 है, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ओके, क्योंकि जब फिर बाद में यही दो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो इनके डबल मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब 3 से 6 हो गया, 4 से 8 हो गया, इसी तरीके से एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, अब जितने भी कार्बन है उन पे OH ग्रुप मौजूद होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन पे। अब फर्स्ट कार्बन पे वजह क्या है कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था, क्या मौजूद होगा? एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा। अब उसके बाद बाकी कार्बन पे OH ग्रुप का होना लाजमी है। बात समझ में आई है? ये वही स्टेटमेंट है जो जिसको हम पहले भी रीड कर चुके हैं और दोबारा रीड कर रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन पे क्या मौजूद होगा? कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, बाकी में क्या होगा? OH ग्रुप का होना लाजमी है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या चीज है? मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि उनको डिवाइड करना। जैसे अभी मैंने बात की है ट्राइओज, टेट्राओज, एटसेट्रा। अब इन चीजों में डिवाइड करने के लिए उसके पास दो
रीजन है, दो चीजों के बेस पे हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट उनका क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, आप भी बता रहा हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, या तो एल्डोज होगा या फिर क्या होगा, कीटोज होगा। अब सेकंड क्या डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद होते हैं, ठीक है, कि जैसे मैंने अभी बताया कि 3 से 7 कार्बन पॉसिबल है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे हम डिवाइड करते हैं और फंक्शनल ग्रुप की बेस पे डिवाइड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हम डिवाइड ये देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें, उस पे हम उसकी बेस पे हमें आइडेंटिफाई होगा कि उसमें वो जो बनने वाला मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है। ट्राइओजेज है, टेट्राओजेज है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें आगे अभी टेबल है उसमें आप लोगों को मैं समझा दूंगा, ओके। अब इसी तरीके से जब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे एल्डोजेस का नाम देंगे, एल्डोज या एल्डोजेस, ठीक है। और इसी तरीके से अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें कीटोन मौजूद होगा तो दैट देन दोस विल बी कीटोस, उनको हम कीटोस का नाम देंगे, ओके। यहाँ पे देखें, ये फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कौन सा है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से जो बनने वाला मॉलिक्यूल है वो एल्डोज होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन होगा, तो इस वजह से बनने वाले मॉलिक्यूल को हम किसको नाम देंगे, कीटोस का नाम देंगे। अगर आप लोगों को एल्डिहाइडिक और फंक्शनल ग्रुप का नहीं पता तो मैं वो भी साथ में आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, सेंट्रल कार्बन के ऊपर मौजूद होगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एक साइड पे मौजूद होगा कोई अल्काइल ग्रुप या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन अटैच हो, ठीक है। और साथ में क्या मौजूद होगा इस साइड पे, जो है ना, हाइड्रोजन ग्रुप। एल्डिहाइड के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन का होना लाजमी है, और कीटोनिक के लिए, कीटोन के लिए दोनों साइड पे जो ना आर ग्रुप यानी अल्काइल कोई ऐसे ग्रुप का होना लाजमी है, जिसके दोनों साइड पे क्या हो, अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, तो वो क्या होगा, कीटोन होगा, जिसकी एक साइड पे अल्काइल और दूसरे साइड पे हाइड्रोजन मौजूद हो, तो ऐसे को हम नाम देंगे एल्डिहाइड यानी एल्डोज का। अब ये जो ये है, ये भी एक ऐसा समझ लें अल्काइल ग्रुप है, और ये भी क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है। तो इस वजह से जो है ना क्या होगा कि जो कीटोनिक है, ठीक है, उसमें दोनों साइड पे अल्काइल या ऐसा मॉलिक्यूल जिसके साथ कार्बन अटैच हो, ठीक है। और जो एल्डोज है या एल्डिहाइड है उसमें एक साइड पे हाइड्रोजन मौजूद होगा। चले, अब उन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं जिस जो नंबर की बेस पे डिवाइड है, ठीक है। एक तो अभी तो हमने फंक्शनल ग्रुप की बेस पे कहा है कि एल्डोज या कीटोज होगा। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे उनको डिवाइड करेंगे, ओके। अब देखें बोर तो नहीं हो रहे, चाय शाय भी पी लो यार, साथ में बिस्किट शिस्किट है तो वो भी ले लो, बादाम वगैरह सारी चीजें उठा लो यार, तो बोर नहीं होना बस, ठीक है। तो पढ़ने का टाइम है, पढ़ने का, ओके। अब देखें, मैंने कहा था एटलीस्ट जो लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। अब 3 कार्बन एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल को हम किसका नाम देंगे, ट्राइओस का नाम देंगे, ठीक है। अब वही जो फार्मूला मैंने बताया था शुरू में, शायद मैंने एक मॉलिक्यूल का भी बताया था कि अगर 3 कार्बन एटम होंगे तो वो क्या होगा, C3H6O3। अब एल्डिहाइडिक अगर ग्रुप है, उसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो ग्लेसर एल्डिहाइड कहलाएगा। अगर कीटोनिक ग्रुप अटैच हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डी हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब इसका क्या काम है, कहाँ पे यूज होता है, आप लोगों को याद हो तो हमने जब बात की थी ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होगा, इसकी ब्रेकडाउन होगी और वहां पे ग्लेसर एल्डिहाइड या डी हाइड्रोक्सी एसीटोन ऑब्टेन होते हैं। तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस या सेलुलर रेस्पिरेशन में ये इंटरमीडिएट के तौर पर काम करते हैं, बनने वाला प्रोडक्ट है। अब फर्दर जिसमें नंबर ऑफ आइटम जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 4 हों, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम किसका नाम देते हैं, टेट्रोजिस। अब टेट्रोजिस की एग्जांपल में अगर एल्डिहाइड है तो एरिथ्रोस, अगर जो है ना कीटोस है, कीटोन है, तो क्या होगा उसमें एरिथ्रोलोज मौजूद होगा। अब ये भी क्या है कि एक्चुअली एरिथ्रोस एंड एरिथ्रोलोज ये बैक्टीरियल की फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट के तौर पर काम करते हैं। जैसे अब हमने बात की थी कि जो क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, उसमें जो है ना ये सारे डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। या C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल की बात कर लो, ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात कर ले, उसमें बनते थे। तो सिमिलरली ये जो एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज है, ये कहाँ पे बैक्टीरियल जो फोटोसिंथेसिस है उसमें इंटरमीडिएट के तौर पर बनते हैं, ओके। अब इसी तरीके से जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे मोनोसेक्राइड को हम राइबोस या डीऑक्सी राइबोस का नाम देते हैं। इसका फार्मूला वही C5H10O5 होता है, ओके। अब इसमें अगर एल्डोज है तो राइबोस बनेगा, अगर कीटोन है तो राइबोलोज बनेगा। अब आपको पता है राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, ये दोनों के दोनों किसके कंपोनेंट होते हैं, डीएनए एंड आरएनए के कंपोनेंट होते हैं। और अगर आप बात कर लें राइबोलोज की, तो राइबोलोज आपको पता है कि ये किस में बनता है, फोटोसिंथेसिस में। आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने एक मॉलिक्यूल पढ़ा था कैल्विन साइकिल में, RuBp, जो किसके साथ कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। और एक 6 कार्बन कंपाउंड मेरे ख्याल से एक इंटरमीडिएट बना देता है जो कि अनस्टेबल होता है वो भी, ओके।
ठीक है, तो ये कहाँ पे मतलब रिबोलोज कहाँ बनता है, कहाँ पे एक प्रोड्यूस होता है, तो ये एक इंटरमीडिएट के तौर पर C3 यानी कैल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है। ओके, अब हेक्सोस की बात कर लें, हेक्सोस में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 6 होंगे। तो बनने वाले अगर एल्डोज की बात कर लें तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होगा। अगर कीटोनिक ग्रुप है तो उसमें क्या मौजूद होगा, फ्रक्टोज। ग्लूकोज आपको पता है कि रेस्पिरेटरी फ्यूल है, ग्लाइकोलाइसिस में, रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में इसकी ब्रेक डाउन होती है। फ्रक्टोज भी क्या है कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। ग्लैक्टोज अलबत्ता क्या है कि ये एक मिल्क शुगर यानी जो दूध है उसमें मौजूद होता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है हेप्टोसिस। हेप्टोसिस में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 7 होंगे। 7 के हवाले से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो C7H14 और O कितना हो जाएगा, सिमिलरली 7 हो जाएगा। अब अगर वो बनने वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप उसमें अटैच है तो वो क्या होगा, ग्लाइकोहेप्टोज होगा। अगर कीटोन है तो उसमें क्या होगा, सूडो हेप्टोलोज मौजूद होगा। एक्चुअली जब RuBp कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो उस दौरान जो सूडो हेप्टोलोज है वो एक इंटरमीडिएट के तौर पर फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है। ओके, कि लाइट जो कैल्विन साइकिल है, कैल्विन साइकिल में जब RuBp कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो उस दौरान जो है ना सूडो हेप्टोलोज एक अनस्टेबल कंपाउंड के तौर पर प्रोड्यूस होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड की तरफ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक समझ आ गई है कि नहीं आ गई? नहीं आई तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लें और साथ में इधर उधर भी नज़र दौड़ा लें। ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों की बात कर रहा हूँ भाई, एक ही जगह पे नज़र सर रखे रखे दिमाग ख़राब हो जाता है, तो इधर उधर नज़र दौड़ा लें ताकि आपकी जो आई साइट है वो भी ठीक रहे, मेंटेन रहे। ओके, तो चले आगे। और सेकंड चीज़ ये कि भाई चाय शाय का बंदोबस्त कर लो, ऐसे बैठे ना रहो तो अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। तो चाय शाय का बंदोबस्त कर लो साथ में। ओके, चाय नहीं है तो कॉफ़ी चलेगी, कॉफ़ी नहीं है तो कोई चॉकलेट वगैरह साथ में कैंडी रख लो। ओके, तो चलें जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड की बात कर लें। मोनोसेक्राइड आपको पता है कि भाई स्वीट एंड टेस्ट होती हैं, इसी वजह से हम इन्हें शुगर का नाम देते हैं। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इन्हें फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। मोनोसेक्राइड की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, आपके पास C3H6O3, अब इसको आप डेढ़ डेढ़ पौने डेढ़ कार्बन में डिवाइड करोगे, नहीं करोगे ना, तो इस वजह से दीज आर द सिंपलेस्ट फार्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इनको फर्दर ब्रेक डाउन, फर्दर हाइड्रोलाइज मतलब वाटर की मौजूदगी में इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। दीज आर सिंपलर कंपाउंड्स। ठीक है, खुद ही सिंपल है तो फर्दर सिंपल कंपाउंड्स में इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जैसे पानी में डालते हैं तो सॉल्युबल हो जाते हैं। इसकी बात में ग्लूकोज बात करूंगा। आपने ग्लूकोज के डब्बे मतलब जो डब्बा मिलता है ग्लूकोज का मेडिकल स्टोर से, अब लोग उसको जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो लोग उसको जो है ना डायरेक्टली वाटर के साथ सॉल्व करके पी जाते हैं। ओके, तो इस वजह से ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। अब फर्दर ये है कि अगर आप इनको वाटर में डालते हैं, मोनोसेक्राइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये फौरन हल हो जाते हैं। यही चीज़ मैंने कहा था ना। अब इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पीछे भी वजह क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जो इनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है इसमें मौजूद होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास बहुत सारे लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देता है और वहां से इन रिटर्न उनके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को डोनेट करते हैं, इस वजह से वो रिड्यूस हो गए। और क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इस वजह से ये खुद को क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। बात समझ में आई है, इन्हें रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इसमें मौजूद होता है ऑक्सीजन जो कि लोन पेयर मौजूद होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री मौजूद होते हैं, तो वो दूसरे कंपाउंड्स को दे देता है। रिड्यूस अदर कंपाउंड्स मतलब दूसरे कंपाउंड्स को जब इलेक्ट्रॉन देंगे, डोनेट करेंगे, तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे। और क्योंकि अपने से उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीजन लॉस हुए, तो इस चीज़ को हम ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। आई होप आप लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर 7 पहले था, अब तो चेंज हो गया फेडरल बोर्ड का, तो उसमें आप लोगों ने ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे। ओके, अब इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, वही रीज़न कि ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसके पास लोन पेयर मौजूद होते हैं, एटसेट्रा। मोनोसेक्राइड्स हैव फ्री एल्डिहाइडिक और केटोनिक ग्रुप, उनके पास एल्डिहाइड या केटोनिक ग्रुप होता है। और साथ में ऑक्सीजन ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप, मैंने आपको कहा था ऑक्सीजन जो है ना भाई उसके पास क्या मौजूद होते हैं, लोन पेयर मौजूद होते हैं। अब वो लोन पेयर अपने जो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा टू द रेसिपिएंट कंपाउंड्स। ठीक है, जो रिसीव करने वाला रिसीवर है उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और उन्हें रिड्यूस कर देगा। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई है कि भाई इनके पास ऑक्सीजन मौजूद होता है, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके पास जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन होती हैं, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ओके, बात समझ में आ गई। इस वजह से ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इन्हें ऑक्सीडाइजिंग
रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। ओके, तो चलें जी, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी बड़े मज़े की है, ठीक है? तो आप लोग ज़रा ध्यान से सारी चीज़ें छोड़-छाड़ के इधर फ़ोकस करें कि जो मोनोसैकेराइड है वो स्टीरियो आइसोमेरिज़्म शो करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज़्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि जो बनने वाले मॉलिक्यूल है ना, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोज़ीशनिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे ये सामने इस शेप की तरफ आ जाएँ, तो देखें ये यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है ओएच ग्रुप इस साइड पे। अच्छा, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 2 है, इस पे यहाँ पे मौजूद है। कार्बन नंबर 3 पे ये चेंज क्यों हो गया? बात समझ में आई है कि मसला क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इनकी पोजीशनिंग में चेंजेस आती हैं। इनकी पोजीशनिंग में चेंजेस की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टीरियो आइसोमर्स का नाम देते हैं। और ऑफ कोर्स किसी ना किसी हद तक ये अपने मिरर इमेजेस होते भी हैं, नहीं भी होते। ठीक है? कि वजह क्या है? ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस वजह से इनको हम किसका नाम देते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। मैकेनिज्म को किसका नाम देते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। अब ये जो हाइड्रॉक्सिल और हाइड्रोजन जो ग्रुप है, इनकी पोजीशन चेंज कहाँ पे होती है? वो चेंज होती है एसिमेट्रिक कार्बन पे, जिसको हम कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन का नाम देते हैं। अब यही एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन क्या होता है कि जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। ठीक है? यहाँ पे देखें, ये जो आपको ऊपर वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है, दिस इज सिमेट्रिक कार्बन। यहाँ पे ये जो ये कार्बन शो हो रहा है, दिस इज आल्सो असिमेट्रिक कार्बन। बट ये जो बीच में है ना, ये क्या होते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। मैं इसको एक दफा इरेज करके फिर जो है ना मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है? देखिए भाई, यहाँ पे ये 1 सॉरी 2 2 कार्बन कह लें, ये 3 कह लें, ये 4 कह लें और ये 5। अब ये जो 5 कार्बन है ना, ये 2 से 5, ये दीज आर नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन, कि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। कैसे? अब कार्बन नंबर 2 को मैं स्टार्ट करता हूँ। कार्बन नंबर 2 के ऊपर ये एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। डन। अब उसके साथ इसमें एक हाइड्रोजन मौजूद है, 2 डिफरेंट हो गए। ओएच ग्रुप मौजूद हो गया, 3 डिफरेंट। बाकी ये जो ये सारा का सारा ये ग्रुप है ना, ये एक अलग इसका फंक्शनल ग्रुप, एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो इस वजह से ये कार्बन नंबर 2 इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। बात समझ में आ गई है? कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या है? कि वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन का नाम देते हैं। ओके, बात समझ में आ गई है? डन। चलें जी, अब जो मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, वो 2 प्रॉपर्टीज 2 चीज़ों में एग्जिस्ट करते हैं। अब या तो वो स्ट्रेट चेन, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है, ठीक है, ये आपको एक स्ट्रेट चेन की एग्जांपल शो हो रही है, या फिर किस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं? रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। Clear? Monosaccharide can be found in 2 states. One of them is open या acyclic chain and other is a ring or cyclic chain. और ये कब से कब ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये चीज़ भी आप लोगों को पता है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, फिर आपको उसका टेक्स्ट समझाऊंगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलें जी, हमने बात की थी भई, या तो किसकी फॉर्म में होंगे? ओपन चेन की फॉर्म में होंगे। अच्छा, ओपन चेन की फॉर्म में कब ऐसे मौजूद होंगे? जब वो क्रिस्टलाइन यानी पाउडर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो उनकी जो शेप यानी उनका जो स्ट्रक्चर बनता है, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनता है। जब आप उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हो, व्हेन यू डिसॉल्व देम इन द वाटर, दे आर कन्वर्टेड इनटू रिंग स्ट्रक्चर। अब रिंग भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है फेरोनोस और दूसरा क्या होता है? पेरानोस। ठीक है, फेरोनोस, पेरानोस। अब यहाँ पे इधर देखें, ये जो ये है फेरानोस और ये क्या है? पेरानोस। ठीक है? अब फेरोनोस में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4। बात समझ में आई है? देखें, जो फेरोनोस है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। टोटल 5 कार्बन रिंग कह लें आप, कि 1 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन रिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 कार्बन रिंग, तो ये 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें 1 ऑक्सीजन और 4 कितने होते हैं? कार्बन मौजूद होते हैं। अब इसमें जो C1 एंड C4 है, ये जो C1 एंड, एक मिनट ट्रेस कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए, कि जिसमें ये जो C1 एंड C4 है, ये ऑक्सीजन की मदद से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और अटैच होके क्या बना देते हैं? एक रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, कि C1 एंड C4 आर अटैच टू द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई है? और सिमिलर केस किसके साथ है?
पैरानोज के साथ। अब पैरानोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है, और साथ में क्या मौजूद होगा? एक ऑक्सीजन मौजूद होगा। ये फर्स्ट कार्बन किसके साथ अटैच होगा? 5 कार्बन के साथ, और किसकी मदद से अटैच होगा? ऑक्सीजन की मदद से अटैच होगा। 6 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होगा? जो C1 और C5 है वो एक दूसरे के साथ किसके साथ अटैच होते हैं? ऑक्सीजन की मदद से अटैच होते हैं और एक रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। बात समझ में आई है? अब चलें जी, इसको फर्दर डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखें, आपको एक ग्लूकोज दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने टर्म यूज किए डी ग्लूकोज। देखें, फर्स्ट कार्बन तो आपको पता है कि ये एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप। यहाँ पे एल्डिहाइड दिया हुआ है, ओके, अच्छी बात है। अब बाकी मैंने कहा था 2 से लेकर 5 तक क्या मौजूद होते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद होते हैं। ये भी आप लोगों को समझ आ गया, डन। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि जो कार्बन नंबर 5 है। अब इस कार्बन नंबर 5 को हम नाम देते हैं पेनल्टीमेट कार्बन का। पेनल्टीमेट कार्बन मतलब ये डिसाइड करेगा कि भाई बनने वाला मॉलिक्यूल डी शुगर है, डेक्स्ट्रो है या लीवो है। डी शुगर, एल शुगर, डी शुगर, एल शुगर। अब ये कौन डिसाइड करेगा? दिस सिक्स द कार्बन, फिफ्थ कार्बन डिसाइड करेगा कि ये क्या है, डी शुगर है या एल शुगर है। अब अगर मौजूद है राइट साइड पे लाइक दिस, तो बनने वाला मॉलिक्यूल क्या है? डी शुगर है। अगर ये ओ एच ग्रुप इस साइड पे आके अटैच हो जाता है और हाइड्रोजन दूसरी साइड पे यहाँ पे चला जाता है, तो क्या होगा? लीवो शुगर होगा, एल शुगर। बात समझ में आई है? डी ग्लूकोज कब बनेगा? जब पेनल्टीमेट कार्बन यानी कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 पे जब ओ एच ग्रुप राइट साइड पे मौजूद होगा तो क्या होगा? डी ग्लूकोज होगा। अगर कार्बन नंबर 5 पे जो ओ एच ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे अटैच होगा, देन इट विल बी द एल ग्लूकोज। डन, यहाँ पे बात ओके। अच्छा, ये आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अब इसमें जो राइट साइड है इसका, ये जो ये जो राइट साइड है, ये क्या होगा? डॉन। जब भी हम रिंग बनाएंगे तो ये डॉन की तरफ, नीचे की तरफ आएगा, और ये जो इसका लेफ्ट लेफ्ट साइड है, ये कहाँ आएगा? ये ऊपर वाली साइड पे आएगा। देखें, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखें कि ये जो ये साइड है, ये जो ये हमेशा डाउनवर्ड ये ऐसे जाएगा। ये पर एक मिनट मैं दोबारा इसको जरा इरेज करता हूँ। ऐसा समझ लें कि जब रिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो वो यूं ऐसे बनेगा। बात समझ में आई है? कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ये यहाँ से ये ऐसे बनेगा रिंग स्ट्रक्चर। तो ये ऐसे, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया, तो ये कैसे बनेगा? ऐसे रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब इस रिंग स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा? फिफ्थ कार्बन के साथ। अब वो कैसे? कि यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ओ एच ग्रुप किसके साथ आके इस कार्बन के साथ अटैच होगा। वही ऑक्सीजन जिसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था वो फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्ट करेगा। चले देखिए, मैं इरेज करता हूँ, इरेज करके मैं इस चीज को समझाता हूँ। देखें, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, कार्बन नंबर 5 यहाँ पे आ गया। कार्बन नंबर 5 पे ये OH ग्रुप मौजूद है, ये डन। अब इस कार्बन नंबर 5 पे जो मौजूद OH ग्रुप है वो क्या करेगा? सिंपली यहाँ पे इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। अब जो रही बात ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन यहाँ से, क्योंकि जब इसके साथ ये OH ग्रुप अटैच होगा तो मतलब क्या है कि भाई उसने यहाँ से कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वो यहाँ पे आके ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और OH कहाँ पे? यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। बात समझ में आई है? मैंने क्या कहा कि जो ऑक्सीजन है, ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, इसका एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, और वो बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो उसने वो बॉन्ड फिर दोबारा किसके साथ बना लिया? इसके साथ। और यहाँ से जब OH आयन रिलीज होके इस साइड पे आया तो वो यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है। बात समझ में आई है? कि फिफ्थ कार्बन पे जो मौजूद OH ग्रुप था वो किस पे आया? 1 पे आया, और 1 पे जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मौजूद था वो ब्रेक होके किसके दरमियान में आ गया? बिटवीन 1 एंड 5। ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी समझाया था कि 1 और 5 के दरमियान में जो उनका फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन होता है वो उनके दरमियान में आ जाता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे एक एनोमर का नाम यूज़ हुआ है। वैसे तो ये आपका अगला टॉपिक है, मैंने आपका अगला टॉपिक पहले ही बनाया था और मैंने आपको समझा भी दिया था, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ। जब मॉलिक्यूल रिंग की शेप में आ जाता है, जब मॉलिक्यूल रिंग की शेप में आ जाता है, अगर उसमें OH ग्रुप अपर साइड पे है, अब जब अपर साइड पे होगा तो वो क्या होगा? बीटा एनोमर होगा। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किए? बी डी ग्लूकोज यूज़ किए। बी डी ग्लूकोज का मतलब इसमें जो फिफ्थ कार्बन है, ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन है, उसमें जो ग्लूकोज था वो जो ओ एच ग्रुप था वो राइट साइड पे, इस वजह से ये डी यूज़ किया हमने। अब इसमें जो ओ एच ग्रुप है वो बाद में ऊपर वाली साइड पे बना है, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर वाली साइड पे, या फिर आप यहाँ पे देख लें कि बीटा एनोमर व्हेन CH2OH ये वाला और OH ग्रुप दोनों सेम साइड पे मौजूद हो
तो क्या बनेगा, बनने वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, बीटा एनोमर होगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप बात आपको समझ आ गई है। बाकी ये होवर्थ प्रोजेक्शन या फिशर प्रोजेक्शन आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ना देखें। अब सेम चीज़ ग्लूकोज के साथ है और राइबोज के साथ है। ये तो आप लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को डिस्कस किया था। अब किसको डिस्कस कर रहे हैं हम, राइबोज को डिस्कस कर रहे हैं। राइबोज में भी सेम चीज़ होगा, वही चीज़ है। इसमें एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, अब 5 होंगे। तो फर्स्ट एंड जो फोर्थ कार्बन है वो आपके साथ अपने साथ क्या करेगा, मतलब आपस में बॉन्ड बनाएंगे और उनके दरमियान में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ये फर्स्ट कार्बन, ये 4 कार्बन, फर्स्ट एंड 4 के दरमियान में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। बाकी सारी प्रोसीजर, सारे प्रॉपर्टीज वही है, सारी चीज़ें वही है कि बीटा ग्लूकोज कैसे बनेगा, जब जिसमें जो OH ग्रुप है रिंग में, जिसमें जो रिंग में फर्स्ट कार्बन से हम देखेंगे अगर OH ग्रुप ऊपर साइड पे है तो वो बीटा होगा, अगर OH नीचे वाले साइड पे होगा तो क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, और डी या एल का नाम हम क्यों लेते हैं, अगर राइट साइड पे फिफ्थ कार्बन यानी पेनल्टी मेट कार्बन है, ये पेनल्टी मेट कार्बन है, पेनल्टी मेट कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट साइड पे मौजूद है तो वो डी कहलाएगा, अगर लेफ्ट साइड पे मौजूद है तो वो क्या आएगा, लिवो ग्लूक शुगर कहलाएगा। ओके, तो चलें जी, इसकी एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन जो अभी हमने समझा है उसको एक दफ़ा हम रीड कर लेते हैं। हमने कहा था कि भाई ग्लूकोज और राइबोज जो ना ओपन चेन में एग्जिस्ट करते हैं, जब वो पाउडर की फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। बट जब भी हम उन्हें एक्वस मीडियम में सॉल्व करेंगे तो वो किस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्डिहाइडिक ग्रुप रिएक्ट्स विद द सेकंड लास्ट कार्बन 5। मतलब जो फर्स्ट कार्बन है उसका जो ऑक्सीजन है वो 5 कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। बात समझ में आ गई है, मतलब ग्लूकोज की बात हो रही है। अगर हम बात करेंगे राइबोज की तो उसके केस में कार्बन कौन सा होगा, 4 होगा। ऑक्सीजन एटम लिंक बिटवीन 1 एंड 5 मैंने बात की है यहाँ पे, इन केस ऑफ ग्लूकोज, एंड 1 एंड 4 इन केस ऑफ राइबोज। ओके, while OH group of second last carbon is shifted to 1। अब 5th ग्रुप पे जो मौजूद था ना OH ग्रुप, मैंने क्या कहा था कि वो किस पे आ गया था, फर्स्ट पे आ गया था। ठीक है, फर्स्ट पे, ये यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि भाई ये जो 5th कार्बन पे ये जो OH ग्रुप मौजूद था, जब रिंग बनाई ये वाला, ये इधर इस साइड पे आ गया, ये देखें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो बनने वाला मॉलिक्यूल है वो अल्फा है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप डाउन साइड पे है तो ये अल्फा ग्लूकोज बनेगा, और इस साइड पे जो बना था उसमें OH ग्रुप अप साइड पे था तो वो बीटा था। बात समझ में आई है, अल्फा और बीटा का कंसेप्ट समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे भी समझाया था, मैंने कहा जो अगर ये फर्स्ट कार्बन है इससे OH ग्रुप नीचे होगा तो अल्फा। देखें इस स्ट्रक्चर में जो OH ग्रुप है वो नीचे ही है तो अल्फा बना है, और उस साइड पे OH ग्रुप ऊपर था तो वो बीटा बना है। ठीक है, डन। तो अब नेक्स्ट क्या चीज है, while OH group of second last carbon is shifted to 1, ये बात हमने समझ ली है। This modification of ring structure of glucose, अगर ग्लूकोज होगा तो ग्लाइकोपेरानोज होगा, यहाँ पे भी हमने ये चीज पढ़ा है, ये ग्लाइकोपेरानोज, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम ग्लाइकोपेरानोज का नाम देंगे। अगर बात हो रही होगी राइबोस की तो क्या होगा, राइबोफेरानोज, क्योंकि 5 कॉर्नर रिंग को हम फेरानोज का नाम देते हैं, 6 को हम किसका नाम देते हैं, पेरानोज का नाम देते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन थे तो ग्लूकोपेरानोज, राइबोस में 5 कार्बन है तो क्या बनेगा, राइबोफेरानोज। यहाँ तक बात डन हो गई है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।